हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, अभी हम लोग दिल्ली सल्तनत के समकालीन जितने भी क्षेत्रीय राज्य हुआ करते थे इनके बारे में बात कर रहे थे। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में सारे राज्यों के बारे में डिटेल में करवा दिया था। अब मैं आप लोगों को उन क्षेत्रीय राज्यों में जो स्थापत्य कला थी उसका किस तरीके से विकास हुआ, यानी कि जो स्थापत्य कला हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत में देखी थी वही स्थापत्य कला ये जो क्षेत्रीय राज्य हैं उनमें किस तरीके से उसका विकास हुआ, इसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के और भी वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप लोग एंशेंट हिस्ट्री का भी सिलेबस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। और ये वाला जो टॉपिक है वो आर्ट एंड कल्चर में आता है, तो मैंने एंशेंट से लेकर अभी मिडाइवल तक की पूरी आर्ट एंड कल्चर जो है वो करवाई है। तो अगर आप लोग आर्ट एंड कल्चर के भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। क्षेत्रीय राज्यों में अगर हम लोग सबसे पहले स्थापत्य कला के विकास के बारे में बात करें तो उसमें सबसे पहले हम लोग बंगाल में देख लेते हैं कि बंगाल में किस तरीके से स्थापत्य कला का विकास हुआ था। स्थापत्य कला या फिर इसे ही हम लोग वास्तुकला भी कहते हैं, तो उसका विकास बंगाल में किस तरीके से हुआ था। अगर हम लोग इसके साक्ष्यों के बारे में बात करें, यानी कि बंगाल में स्थापत्य कला के क्या क्या साक्ष्य उपस्थित हैं या फिर देखने को मिलते हैं, तो वो हमें देखने को मिलता है कि बड़ा सोना मस्जिद जो है वो हमें बंगाल में देखने को मिलता है। इसके अलावा छोटा सोना मस्जिद बनाया गया है। इसके अलावा कदम रसूल मस्जिद बनाया गया है। इसके अलावा लोटन मस्जिद और अदीना मस्जिद भी बंगाल में हमें देखने को मिल जाता है, जो स्थापत्य कला का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। अगर आप लोग इन्हें देखना चाहते हैं तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये अदीना मस्जिद है और ये छोटा सोना मस्जिद है, तो ये भी आप देख सकते हैं। ये जो इमारतें हैं या फिर ये जो मस्जिद आप लोग देख रहे हैं ये हमें बंगाल में देखने को मिल जाती हैं। अब हम लोग इनकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो जितने भी मस्जिद बनाए गए हैं इनमें ईंटें जो होती थी उनका अधिकाधिक प्रयोग किया जाता था, यानी कि ये जो मस्जिद बनाए गए हैं उनमें ईंटों का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इनमें काले संगमरमर का जो पत्थर होता है उसका भी प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इनमें हमें बड़ी संख्या में गुंबदों का भी निर्माण होता हुआ दिखाई देता है। गुंबद क्या होता है, वो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें ऊपर जो है वो ऐसा गोल में बना होता है, तो इसे ही गुंबद कहा जाता है। तो इस तरीके का भी स्ट्रक्चर हमें इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर जो मेहराब बनाए जाते थे वो नुकीले हुआ करते थे, यानी कि ये जो आप ऐसा गोल गोल देख रहे हैं ऊपर, इसे ही मेहराब कहा जाता है। तो इन मस्जिदों में जो मेहराब बनाया जाता था वो नुकीला होता था। तो ये जो है बंगाल में स्थापत्य कला के एग्जाम्पल और उनकी विशेषताओं के बारे में आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं जौनपुर में स्थापत्य कला का विकास किस तरीके से हुआ। तो इसमें सबसे पहले हम लोग साक्ष्य देख लेते हैं कि जौनपुर में हमें स्थापत्य कला के कौन कौन से साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें लाल दरवाज़ा मंदिर जो मस्जिद है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा अटाला मस्जिद है। इसके अलावा जामा मस्जिद जो है वो भी हमें जौनपुर में देखने को मिलती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमें जौनपुर में स्थापत्य कला के देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग इन्हें देखना चाहते हैं तो ये लाल दरवाज़ा मस्जिद है और ये जामा मस्जिद है। ये जामा मस्जिद आप लोगों ने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। ये बहुत ही एक फेमस मस्जिद मानी जाती है जो कि जौनपुर में देखने को मिलती है। अब हम लोग इनकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर मस्जिद बनाए गए हैं उनमें लाल बलुआ पत्थर जो है उसका प्रयोग किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो लाल दरवाज़ा मस्जिद है इसका नाम लाल दरवाज़ा मस्जिद इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसका जो गेट है या फिर ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं ये हल्का हल्का रेड कलर का दिखाई देता है, इसीलिए इसे लाल दरवाज़ा मस्जिद का नाम दिया गया है। तो इनमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा इनमें मीनारों का अभाव होता था, यानी कि
जो एक के बाद दूसरी मीनार ऐसे बनाई जाती हैं, उनका इसमें अभाव देखने को मिलता है। यानी कि ये इसमें मतलब सिंपल ही डिज़ाइन हुआ करता था, कोई भी मीनार या फिर जो फ्लोर आप लोग कहते हैं वो नहीं होता था। इसके अलावा इनमें हमें जालियों की अधिकता देखने को मिलती है, यानी कि आप लोग इन्हें विंडो कह सकते हैं। जो विंडो बनाया जाता है उनका इसमें बहुत ज़्यादा अधिकता देखने को मिलती है, यानी कि बहुत ज़्यादा इनमें जो विंडो है या फिर जो जालियां हैं वो बनाई जाती थी। इसके अलावा हमें इनमें स्तंभों का भी निर्माण होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि अगर हम बात करें स्तंभ जो है वो हिंदू स्थापत्य के अंतर्गत आते हैं, और जबकि मस्जिद जो है वो इस्लामिक स्थापत्य के अंदर आती है। लेकिन इसमें मस्जिद भी बनाया गया है और स्तंभों का भी प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये वाली जो स्थापत्य कला है वो इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला है, क्योंकि इसमें जो हिंदू स्थापत्य है और इस्लामिक स्थापत्य है दोनों के गुण देखने को मिल जाते हैं। तो इनको भी आप लोग देख सकते हैं जौनपुर में इस तरीके से स्थापत्य कला के एग्जाम्पल और उनका विकास होता हुआ हमें दिखाई देता है। अब हम लोग मालवा के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग साक्ष्य देख लेते हैं कि कौन कौन से वहाँ पर हमें स्ट्रक्चर देखने को मिले हैं। तो दिलावर खां का जो मस्जिद है, इसके अलावा जो लाट मस्जिद है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर हमें हिंडोला महल भी देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर हमें जहाज महल देखने को मिलता है, और हुसंग शाह का मकबरा भी हमें देखने को मिलता है। हुसंग शाह कौन था वो मैंने आप लोगों को परसों की वीडियो में बताया था। हुसंग शाह जो है वो मालवा का हमें सबसे प्रसिद्ध शासक देखने को मिलता है, इसीलिए मालवा में हमें हुसंग शाह का भी मकबरा देखने को मिल जाता है। अब अगर हम लोग इनकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो इनमें भी मीनारों का अभाव हुआ करता था, यानी कि इनमें भी फ्लोर नहीं बनाए जाते थे, ये भी सिंपल स्ट्रक्चर हुआ करता था। इसके अलावा यहाँ पर हमें रंगीन पत्थरों का प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि इनमें जो पत्थर लगाए जाते थे वो बहुत ही अलग अलग कलर के हुआ करते थे। इससे जो मस्जिद या फिर जितनी भी जो इमारतें हुआ करती थी वो बहुत ही कलरफुल दिखाई देती थी। अगर आप लोग इसका देखना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये जहाज महल का मैंने एक फ़ोटो लगाया है, तो आप देख सकते हैं ये जहाज महल जो कि मालवा में है कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं गुजरात में स्थापत्य कला का विकास किस तरीके से हुआ। तो सबसे पहले हम लोग गुजरात में स्थापत्य कला के साक्ष्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो अहमदाबाद जो नगर है वो भी हमें यहाँ का बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिलता है स्थापत्य कला के विकास का। अब आप लोग मुझे ये बताइएगा कि अहमदाबाद जो है उसे गुजरात की राजधानी किसने बनाया था। मैंने आप लोगों को परसों के वीडियो में डिटेल में बताया था कि अहमदाबाद जो है उसे किसने गुजरात की राजधानी बनाया था, तो उसका आंसर आप लोग मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अहमदाबाद में जो जामी मस्जिद है वो भी हमें स्थापत्य कला का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। इसके अलावा बसीर का मस्जिद है, इसके अलावा चंपानेर में जामा मस्जिद है। तो इस तरीके के कुछ स्थापत्य हैं जो हमें गुजरात में देखने को मिल जाते हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये अहमदाबाद का जामी मस्जिद हमें देखने को मिल जाता है। अब हम लोग इनकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्तंभों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है, यानी कि यहाँ पर भी अगर हम स्थापत्य कला के बारे में बात करें तो वो भी हमें इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला देखने को मिल जाती है, क्योंकि इससे आप याद रखिएगा स्तंभ जो हैं वो हिंदू स्थापत्य के अंतर्गत आते हैं, जबकि जो मस्जिद हैं वो इस्लामिक स्थापत्य के अंतर्गत आती हैं, लेकिन इनमें हमें दोनों ही का प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। तो ये वाली जो स्थापत्य कला है उसे इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी जो जालियाँ या फिर जो विंडो हुआ करती हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर नक्काशी पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। नक्काशी कहने का मतलब क्या है, जो डिज़ाइनिंग की जाती है दीवारों पर या फिर जो दीवारों पर पत्थर से ऐसी खुदाई की जाती है तो उसे ही नक्काशी करना कहते हैं। तो वो भी हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं राजस्थान में स्थापत्य कला के कौन कौन से साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं।
तो अगर हम इसमें बात करें तो राजस्थान में चित्तौड़ जो है वहाँ पर हमें चित्तौड़गढ़ का फोर्ट जो है उसका भी विकास होता हुआ इसी टाइम पे दिखाई देता है। इसके अलावा वहाँ पर हमें कीर्ति स्तंभ भी देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम लोग जोधपुर में बात करें तो वहाँ पर हमें उमेद पैलेस देखने को मिलता है। इसके अलावा महाराणागढ़ फोर्ट जो है वो भी हमें जोधपुर में देखने को मिलता है। इसके अलावा आमेर, जिसे प्रेजेंट टाइम पर जयपुर भी कहते हैं, वहाँ पर आमेर फोर्ट जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा नाहरगढ़ फोर्ट जो है ये कुछ स्थापत्य हैं जो हमें राजस्थान में देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग इन्हें देखना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये चित्तौड़ का किला या फिर चित्तौड़गढ़ का जो फोर्ट है वो देखने को मिलता है और ये आमेर का फोर्ट देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके के जो राजस्थान है वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्थापत्य कला का विकास हुआ है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा किले आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे और इनमें ज़्यादातर जो हमें प्रेजेंट टाइम पर देखने को मिलते हैं उनका विकास मध्यकालीन भारत में ही हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं। अब हम लोग इनकी विशेषताओं के बारे में बात करें अगर, तो यहाँ पर समूहों में भवनों का निर्माण किया जाता था, यानी कि एक तरीके से बहुत सारे जो भवन हुआ करते थे वो एक समूह में बनाए जाते थे, एक साथ बहुत सारे भवन बनाए जाते थे, इसीलिए इन्हें ऐसा कहा गया है कि समूहों में भवनों का निर्माण किया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर भी लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर हमें छतरी और जालियों का अधिकाधिक प्रमाण देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जालियाँ बनाई जाती थी, बहुत ज़्यादा विंडो बनाई जाती थी। इसके अलावा यहाँ पर भी नक्काशी पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो बालकनी बनाई जाती थी उसे झूलती हुई बालकनी कहा गया है, क्योंकि मतलब वो बालकनी ऐसे लगती थी जैसे कि झूला जो होता है उसके तरीके से, तो इसीलिए इसे झूलती हुई बालकनी कहा गया है। तो राजस्थान में जितने भी ज़्यादा स्थापत्य देखने को मिलते हैं उनमें झूलती हुई बालकनी भी हमें देखने को मिल जाती है। तो ये भी राजस्थान के स्थापत्य कला की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। तो ये हम लोगों ने राजस्थान के बारे में बात कर ली। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं बहमनी जो राज्य था, उसके अलावा बहमनी के जो 5 राज्य में उसका विभाजन हुआ था उनमें हमें स्थापत्य कला के कौन कौन से साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो बहमनी का एक राज्य जो था वो बीदर था, वहाँ पर हमें महमूद गवाह का मदरसा देखने को मिलता है। इसके अलावा जो बीजापुर था वहाँ पर हमें गोल गुम्बद देखने को मिलता है। इसके अलावा गोलकोंडा फोर्ट भी देखने को मिलता है और जो हैदराबाद था वहाँ पर हमें 4 मीनार देखने को मिल जाती हैं। तो ये भी काफ़ी फेमस स्थापत्य हैं जिनका विकास मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के टाइम पर ही हुआ था। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को इनका दिखाऊं तो ये आप 4 मीनार देख सकते हैं जो कि हैदराबाद में है और ये प्रेजेंट टाइम में भी इसी तरीके की बनी हुई है, तो ये भी आप देख सकते हैं। और ये गोल गुम्बद जो है वो देखने को मिल जाता है जो कि बीजापुर का गोल गुम्बद के नाम से फेमस है और ये हमें बीजापुर में देखने को मिल जाता है। तो ये भी हमें इसी टाइम पर देखने को मिलते हैं और ये प्रेजेंट टाइम में भी जिस तरीके के दिखाई दे रहे हैं इसी तरीके के प्रेजेंट टाइम में भी ये उपस्थित है, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब हम लोग इनकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनमें अलंकरण पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। अलंकरण मैंने आपको काफ़ी बार बताया है जब भी मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर करवाया है, तो अलंकरण जो शब्द है वो बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर भी अलंकरण का मतलब जो होता है वो डिज़ाइनिंग से होता है, यानी कि जितनी भी दीवार जो बनाई जाती थी या फिर दीवार की जगह हम लोग छत कह सकते हैं। इसके अलावा स्तंभ जो होते थे, मतलब किसी भी तरीके से जितने भी जो फोर्ट हैं या फिर जितने भी जो इमारतें हम कह सकते हैं उनमें जितने भी तरीके की डिज़ाइनिंग की जाती हैं उन्हें ही अलंकरण कहा जाता है। अलंकरण बहुत तरीके के हो सकते हैं, तो कहीं मतलब फ़ोटो या फिर जो चित्र होते हैं उनके ज़रिए से अलंकरण हो सकता है, कहीं पर कुछ लिखने से भी अलंकरण हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर अलंकरण का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है, बहुत ज़्यादा उस पर बल दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो गुंबद बनाए जाते थे वो प्याज के आकार के होते थे, यानी कि जिस तरीके का प्याज हमें देखने को मिलता है उसी तरीके के यहाँ पर गुंबद जो हैं वो भी बनाए जाते थे, यानी कि कुछ इस तरीके के गुंबद यहाँ पर बनाए जाते थे।
अब अगर हम लोग बात करें विजयनगर साम्राज्य के बारे में, क्योंकि मैंने जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे क्षेत्रीय राज्य करवाए थे उनमें विजयनगर साम्राज्य जो है वो भी डिटेल में करवाया था। तो अगर हम वहाँ पे स्थापत्य कला के विकास के बारे में बात करें तो मैंने आपको कल भी बताया था कि वहाँ पर हमें मंदिर स्थापत्य देखने को मिलता है जो कि हमने चोलों से लिया था, यानी कि विजयनगर साम्राज्य में मंदिर स्थापत्य की जो कला है वो उन्होंने चोलों से ग्रहण की थी। लेकिन अगर मैंने अभी आप लोगों को विजयनगर साम्राज्य के बारे में नहीं बताया है, क्योंकि जब मैंने आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री में पूर्व मध्यकाल करवाया था उसमें मैंने आप लोगों को मंदिर स्थापत्य की 3 श्रेणियां बताई थी, नागर शैली, द्रवण शैली, इसके अलावा बेसर शैली। उसमें मैंने जब आपको द्रवण शैली कराई थी उस टाइम मैंने आपको विजयनगर साम्राज्य के स्थापत्य के बारे में डिटेल में करवाया था और उस टाइम मैंने तब भी आप लोगों से कहा था कि विजयनगर साम्राज्य जो है वो हमें मध्यकाल में देखने को मिलेगा। लेकिन चूँकि मैं द्रविड़ शैली अभी करवा रही हूँ इसीलिए मैं विजयनगर साम्राज्य में भी द्रविड़ शैली के जरिए मंदिर स्थापत्य का विकास किस तरीके से हुआ वो मैंने उसी टाइम करवा दिया था। तो अगर आप लोग विजयनगर साम्राज्य के स्थापत्य के बारे में देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी छुड़वाया है, जितने भी मैंने क्षेत्रीय राज्य करवाए थे उनके बारे में जहाँ जहाँ भी स्थापत्य कला का विकास हुआ है उन सब के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया है। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे इसी तरीके के वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।